नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है कृषि प्रावधानिक सहायक ग्रुप सी की भर्ती जो 2018 में निकली था, उसका पेपर जो है वो 15 फरवरी 2019 को हुआ था। उसको आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा विश्लेषण के सहित जो है। एक क्वेश्चन से जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सब लोग वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट जो भी वीडियो पड़ता रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज का हमारा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि ये आने वाले समय में जो है टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है। उसमें सिलेबस और पैटर्न जहाँ तक संभावना है सिलेबस लगभग लगभग सेम रहने की है। तो कहाँ से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाता है वो सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, किस टॉपिक से प्रश्न किस तरीके से आए थे और उनको विस्तृत रूप से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो पेपर है वो है बीए सेट है, बुक परीक्षा पुस्तकीय सीरीज जो है वो बीए है और टेस्ट बुकलेट जो परीक्षा है वो पीबी है। तो ये जो है आप पीडीएफ जो है पेपर का वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किए गए, इसको फिर से हम शेयर कर देंगे। तो ये जो है 2 घंटे का पेपर था और टोटल क्वेश्चन जो थे वो 200 थे। मिनिमम मैक्सिमम जो मार्क थे वो 400 मार्क के। तो एक क्वेश्चन जो था वो 2 अंक का था। तो टोटल जो है 200 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे परीक्षा में और 400 अंक के। और समय जो दिया गया था आपको कितना दिया गया था, 120 मिनट। तो यहाँ पे लिखा गया है सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें आपको जानकारी होंगी। और सिलेबस में क्या क्या मतलब कि सब्जेक्ट्स पूछे गए थे, तो पहला था समान बुद्धि परीक्षण रीजनिंग, दूसरा समान ज्ञान, तीसरा समान विज्ञान तथा अंकगणित से संबंधित प्रश्न थे और चौथा अनुभाग जो था समान हिंदी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन जो हिंदी के पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है समान विज्ञान तथा अंकगणित और समान ज्ञान, समान बुद्धि परीक्षा, इस तरीके से जो है 50-50 क्वेश्चन का जो है वीडियो में सॉल्व कराएंगे। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाने पे टाइम जो है ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है और काफ़ी स्टूडेंट जो है वो बोर होने लगते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी के समान हिंदी जो 50 क्वेश्चन पूछे गए उनको पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन से किस तरीके से और क्वेश्चन भी बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ और सभी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हिंदी है, जनरल हिंदी, टॉप 50 क्वेश्चन 151 से लेके 200 तक जो क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में देखा जाएगा। तो चलिए देखें। तो पहला जो दिया गया था वो गद्यांश से रिलेटेड था और गद्यांश क्या दिया गया था वो पहले देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गद्यांश से ही रिलेटेड क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहले आपको एक बार गद्यांश जो है पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन जो है उसको देख के और जो क्वेश्चन में आपको जहाँ जहाँ थोड़ा भी वो लगे वहाँ पे टिक करते हुए चलना चाहिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन पढ़ के जो है आंसर देना चाहिए। तो यहाँ पे पहला गद्यांश जो था दिया गया है, आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। बाह्य शिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती है किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। यहाँ पे दिया गया है आत्मिक खुशी जो है वो हमें अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना जो है वो सदैव विद्यमान रहता है। ये यादों और अनुभूतियों का वह भंडार घर है और जहाँ हमारा अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को जो है संग्रहित करके रखता है। यह बहुत बुद्धिमान और चतुर है, यह आपका आज्ञाकारी दास भी है। इसके विशाल संग्रह में से आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है तो उसे उसी दिशा में निर्देशित करना होना। बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन किए और अंतर्मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से जो नकारात्मक यादें हैं उनको, अनुभूतियों को जो है मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती जो है वो निकाल कर लाए। तो यहाँ पे ये भी आपका पॉइंट होता है, इसमें प्रश्न पूछा गया होगा। इसके अलावा निरंतर अपने अंतःकरण को यही आज्ञा देते रहिए और धीरे धीरे वह कब आपको आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सराबोर कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो है गद्यांश दिया गया है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं प्रश्न जो है पूछा गया है, क्या प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 151 जो है
कि उपरोक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक की चयन कीजिए। तो उपयुक्त शीर्षक आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको बताना है। पहला जो है आनंद की खोज है, दूसरा है अंतर्मन यादों का भंडार घर, सी है अंतर्मन, एन डी है अंतर्मन की शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 151 में यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश में जो है आनंद की खोज के बारे में जो है कहा गया है। आनंद की एक आत्मिक होता है, एक बाह्य होता है। इस तरीके से जो है आनंद के बारे में जो है इस गद्यांश में जो है आनंद और खुशी की खोज के बारे में जीवन लगे रहते हैं, तो उसी के बारे में जो है कि कहा गया है। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो होगा वो हो जाएगा आनंद की खोज। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 151 में ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो क्वेश्चन नंबर 152 है कि उपरोक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का जो है चयन कीजिए। प्रश्न है अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है। पहला है अंतर्मन समझता है कि हमें आनंद चाहिए। बी है अंतर्मन नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मक से मन को शांत कर देता है जिसमें आत्मिक आनंद मिलता है। सी है अंतर्मन में केवल अच्छी यादें संग्रहित रहती हैं, उन्हीं को वापस कर देता है। डी है अंतर्मन सदैव अच्छे काम करता है। तभी हमने आपको टिक लगा के बताया था, तो वहाँ पे अंतर्मन नकारात्मकता को जो है मिटाकर क्या करता है, यहाँ पे मिटाकर सकारात्मकता से मन को शांत कर देता है जिससे आत्मिक आनंद जो है मिलता है। तो उपयुक्त आत्मिक आनंद जो है वो चिर अस्थायी होता है जो मनुष्य को उसके अंतर्मन से प्राप्त होता है। मनुष्य का अंतर्मन नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मकता से मन को जो है शांत कर देता है जिससे मनुष्य को आत्मिक आनंद जो है वो मिलता है। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। इस उपयुक्त गद्यांश का जो है अंतर्मन आत्मिक आनंद कैसे मिलता है, तो उसका ऑप्शन जो है राइट बी में दिया गया है कि अंतर्मन नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मकता से मन को शांत कर देता है जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। अगला देखें तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 153 यहाँ पे दिया गया है उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका सही सारांश जो है आपको बताना है। दिया गया है उपयुक्त ये जो गद्यांश दिया गया है उसका आपको सारांश क्या होगा उसको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें में से कौन सा होगा वो आपको बताना है। इस गद्यांश का सारांश क्या है वो बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि पहला जो है जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता जाता है और अच्छी और सुखद अनुभूतियों को जो है प्रभावित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही अनुभव भाव जो है वो अस्थायी हो जाता है। बी है जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन में आनंद भर देता है। सी वाला है अंतर्मन को निर्देश मिलने से मन का शांत हो जाता है और आनंद का अनुभव होने लगता है, ये गलत है। डी वाला है अंतर्मन में बहुत शक्ति होती है, यह भी गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 153 में प्रश्नगत गद्यांश का जो उपयुक्त सारांश होगा वो विकल्प ए में जो दिया गया है वह राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता जाता है और वह अच्छी व सुखद अनुभूतियों को प्रभावित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद को अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद जो है भाव स्थायी हो जाता है। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154 है कि बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर्मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों अनुभूतियों को मिटाकर अपने आप के लिए आनंद का अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। तो ये आपको हमने गद्यांश में टिक लगाया था कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए ये पूछा गया है। तो ये जो है उपयुक्त गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको उसका अंश जो है रेखांकित अंश दिए गए हैं इनका आपको चुनाव करना है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं। जब बाह्य मन गतिहीन होकर शांत होता है और इस प्रक्रिया को प्रतिदिन पुनरावृत्ति होती है तो अंतर्मन धीरे धीरे जो है इस स्थिरता
और शांति को आदत में बदल देता है और अंतर्मन में निहित सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो प्रभावित होने लगती है। चित्त की उथल पुथल और नकारात्मक समाप्त होने से मन को जो शक्ति मिलती है और अंतर्मय आनंदित और स्फूर्त रहने लगती है। तो उसी से संबंधित जो है राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो देखें हम अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 155। निम्न में से कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रार्थना पत्र, बी है प्रेस विज्ञप्ति, सी है संपादक के नाम पत्र एंड डी है निमंत्रण पत्र। तो कार्यालयी पत्र इसमें में से कौन सा है? तो राइट आंसर जो होगा डी वाला हो जाएगा। निमंत्रण पत्र जो है ये कार्यालयी पत्र नहीं है, यह सामाजिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो है ये निमंत्रण पत्र किसके अंतर्गत आएगा? सामाजिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो विकल्प डी जो दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। निमंत्रण पत्र जो है वो निम्नलिखित में से कार्यालयीय पत्र नहीं है, यह सामाजिक पत्र के अंतर्गत आता है। सामाजिक पत्र ऐसे पत्र हैं जिन्हें सामान्य लोग ऐसे अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में जो है वो प्रयोग करते हैं। जैसे संबंधियों के नाम पत्र, बधाई पत्र होता है, निमंत्रण पत्र, शादी का निमंत्रण पत्र होता है या शोक पत्र होता है। इस तरीके से जो है पत्र निमंत्रण पत्र के अंतर्गत आते हैं और ये सामाजिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। शेष विकल्प जो है वो सभी कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत आएंगे। प्रार्थना पत्र जो है प्रेस विज्ञप्ति, कोई भी वैकेंसी निकलती है उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति निकाली जाती है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा। संपादक के नाम पत्र भी निकलता है, ये सभी जो है कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर जो है इसमें में से डी वाला ऑप्शन जो दिए गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया हुआ है? ए है हिंदी, बी है संस्कृत, सी है अंग्रेजी एंड डी है फारसी। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 156 में प्रति उपसर्ग जो है वो संस्कृत भाषा से आया हुआ है। प्रति उपसर्ग जो है वो संस्कृत भाषा का उपसर्ग है जो हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त किया जाता है। इसका अर्थ अगर हम देखें प्रति क्या अर्थ क्या होगा? विरोध के रूप में, बराबरी के रूप में, प्रत्येक के रूप में और परिवर्तन के रूप में जो है प्रति का प्रयोग जो है अर्थ जो है निकलता है। प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द अगर देखा जाए तो कौन कौन से बनते हैं? तो प्रति उपसर्ग से नए शब्द जो हैं प्रत्येक में जो है प्रतिध्वनि एक प्रत्येक हो जाएगा। इसके अलावा जो है प्रत्युपकार जो है इसमें भी प्रत्युपसर्ग है, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्युपसर्ग जो है लगा हुआ है। प्रत्यक्ष में कौन सा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। प्रत्यक्ष हो गया, प्रतिकार हो गया, प्रतिनिधि हो गया, प्रतिध्वनि हो गया, प्रतिकूल हो गया, प्रतिवादी हो गया, प्रतिदान हो गया, प्रतिरक्षण हो गया। इन सभी में जो है प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रतिसर्ग उपसर्ग से रिलेटेड पूछा जाता है, तो बनाने के लिए भी पूछा जाता है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। तो प्रति उपसर्ग जो है हिंदी भाषा में जो है संस्कृत से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। श्रृंगार का तत्सम शब्द है। यहाँ पे जो दिए गए हैं चारों में से चारों जो हैं वो ऑप्शन में गलत दिए गए हैं, लेकिन आयोग के द्वारा जो है बी ऑप्शन को जो है माना गया है राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे जो है श्रृंगार का तत्सम शब्द जो होगा वो इस तरीके से होगा, ना कि यहाँ पे जो बी वाले ऑप्शन में दिए गए हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये वाली मात्रा जो है वो नहीं लगेगी, तो इसलिए राइट आंसर जो होगा श्रृंगार का वो इन ऑप्शनों में से तो कोई नहीं है, लेकिन आयोग के द्वारा जो माना गया था वो बी ऑप्शन को माना गया था। तो अब आगे से आपको याद रखना है, अगर कहीं श्रृंगार का तत्सम रूप पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में देखना है इस तरीके से अगर लिखा गया है तो वो राइट आंसर होगा, ना कि जो ऑप्शन बी में दिया गया है वो वाला ऑप्शन। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो है अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया हुआ है? ए है पाश्तो, बी है रोमन, सी है जापानी एंड डी है अरबी। तो अखरोट का अगर हम देखें तो ये राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन जो दिए गया है आपका पाश्तो। पाश्तो भाषा का शब्द है जो हिंदी में सामान्य रूप से प्रचलित है। हिंदी भाषा ने विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्दों को जो है आत्मसात किया है, जिसे हम विदेशज के नाम से जानते हैं। विदेशज शब्द होता है, देशज शब्द होता है, तत्सम होता है, तद्भव होता है। ये चार तरीके के होते हैं शब्द।
तो ये पूछे जाते हैं आपके विदेशज शब्द कौन से हैं। तो अखरोट मूलतः जो है पश्तो भाषा का शब्द है जो हिंदी में सामान्य रूप से प्रचलित है। हिंदी भाषा ने विदेशी भाषाओं को बहुत से शब्दों को आत्मसात जो है वो कर लिया है। यही शब्द जो है विदेशज शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। पश्तो भाषा के अन्य उदाहरण जो है वो कौन से हैं? गड़बड़, इसके अलावा गुंडा। तो ये सभी जो है पश्तो भाषा के अंतर्गत आते हैं शब्द। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? ए है सविभक्ति, बी है निर्विभक्त, सी है मौलिक एंड डी है यौगिक। तो क्वेश्चन नंबर 159 में राइट आंसर जो होगा सी वाला ऑप्शन मौलिक अव्यय के अंतर्गत जो है आता है। तो यहाँ पे उपरोक्त वाक्य में पूर्वक शब्द जो है मौलिक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। संबंध बोधक अव्यय ऐसे शब्द हैं जो कि किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से जो है प्रकट करते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक के जो हैं दो प्रकार बताए गए हैं, मौलिक संबंध बोधक अव्यय, यौगिक संबंध बोधक अव्यय। तो मौलिक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत कौन कौन से हैं उनका उदाहरण देख लें। तो पूर्वक अगर कहीं वाक्य में मिला है पूर्वक, या बिना, या पर्यंत, या नाई, तो ये सभी जो हैं वो आ जाएंगे आपका मौलिक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत। यौगिक संबंध बोधक जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? अपेक्षा, तुल्य, समान, चलते, ये सभी जो हैं आपका यौगिक बोधक के अंतर्गत आ जाएंगे संबंध। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय नहीं है? चपला, तोयनी, अच और झस। तो राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। झस जो है वो मछली का पर्यायवाची है, बाकी जो है सभी वो इनका पर्यायवाची नहीं है। तो चपला जो है वो किसकी पर्यायवाची है? तो ये सभी लोगों को मालूम है, चपला पर्यायवाची जो है बिजली का है। तोयनिध किसकी है? तो यहाँ पे हो जाएगा समुद्र का। अच्छी जो है आँख का, या चक्षु भी जो है आँख का है। तो मत्स्य का जो है वो है झस, तो झस हो जाएगा मत्स्य, मीन और सफरी जलजीव, ये सभी जो है मत्स्य के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 160 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 161, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, बी है निजवाचक, सी है संबंधवाचक एंड डी है पुरुषवाचक। तो जो शब्द कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 161 में सी वाला ऑप्शन जो दिए गए है संबंधवाचक के अंतर्गत आएगा। तो सर्वनाम, जो संबंधवाचक सर्वनाम है ऐसा सर्वनाम जिनसे वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध जो है जोड़ा जाए, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो। हिंदी भाषा में सर्वनाम के जो है भेद कितने हैं? 6 भेद बताए गए हैं। उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा। पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत जो है मैं, तू, आप, तुम, हम, आप, वह, वे, यह, ये सभी शब्द जो हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके आ जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। निजवाचक सर्वनाम जो हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आप, जो दूसरा आप कर्ता बोधक होता है वो निजवाचक के अंतर्गत आएगा, निजवाचक के अंतर्गत आएगा। इसके बाद जो है तीसरा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के अंतर्गत कौन से आएंगे? तो निश्चयवाचक यह, वह, जहाँ पे यह वह प्रयोग हुआ रहेगा वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ नहीं, कोई, कुछ, ये सभी जो हैं आ जाएंगे अनिश्चयवाचक के अंतर्गत। संबंधवाचक को हमने आपको बता ही दिया है, जो, सो। जो है वो संबंधवाचक हो जाएगा। इसके बाद बचता है प्रश्नवाचक। तो कौन क्या है, ये आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, कौन क्या,
ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है आपका रिवीजन हो गया। सर्वनाम के भेद जो हैं वो 6 होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया है ये प्रश्न। सर्वनाम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं हमेशा, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतरण के अनुसार होता है। किसके रूपांतरण के अनुसार होता है, इसको आपको बताना है। कर्ता, कर्म, भाव, कर्म और भाव। क्वेश्चन नंबर 162 में राइट आंसर यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प जो है वो कर्म हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध जो है कर्म से होता है और क्रिया का रूपांतर जो होता है वो कर्म के अनुसार होता है। वाच्य जो है पूछा जाता है आपका, वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये 3 वाच्य होते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वाच्य के कितने भेद हैं, तो 3 होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये जो है होंगे राइट आंसर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन कर्म भरा जाएगा, तो राइट आंसर कर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 163, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की जो है कमी या त्रुटि जो है वो दिखाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर 163 में जो राइट आंसर होगा, किसी व्यक्ति की उक्त कथन को कहने से पहले सदैव जो है वो अल्प विराम लगाया जाता है। कोई भी व्यक्ति कोई कथन कर रहा है तो उससे पहले जो है यहाँ पे अल्प विराम जो है लगाया जाता है। अल्प विराम का चिन्ह जो है ये ऑप्शन सी में दिया गया है, वही वाला राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ये वीडियो में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं अर्धविराम, अल्पविराम के चिन्ह वो प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि उसने मुझसे कहा, तो मैंने आज एक मशीन खरीदी, वार्तालाप में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है, त्रुटि हुई है। तो अल्प विराम जो है किसी भी कथन से पहले लगाया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 163 में सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 164, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। अपनी ही बड़ाई करते रहना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, सी है चैन से जिंदगी काटना, एंड डी है झूठी बातें उड़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 164 का हो जाएगा मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ जो है चैन से जिंदगी काटना। सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165 है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है, उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग, सदुपयोग। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना जो होता है वह होता है उपयोग करना। अनुपयोग के अंतर्गत जो होता है वो हो जाएगा आपका जिसे व्यवहार में ना लाया गया हो या ना लाया जा सकता हो, अनुपयोग हो जाएगा। प्रयोग जो होगा किसी वस्तु की उपयोगिता की दृष्टि से की गई जांच को जो है प्रयोग कहते हैं। सदुपयोग जो होगा वो हो जाएगा किसी वस्तु का उचित उपयोग जो है वो सदुपयोग कहा जाता है। किसी वस्तु की उचित उपयोग को क्या कहेंगे, सदुपयोग। लेकिन जो ऑप्शन किसी वस्तु को व्यवहार में लाना हो उसका सही तो होगा उपयोग, लेकिन आयोग जो आंसर माना था वो सी वाला ऑप्शन प्रयोग को माना था। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा उपयोग होगा, लेकिन आयोग जो है सी माना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 166 में दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्वश्वी शब्द में जो है स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है। शेष शब्द जो है वो अशुद्ध हैं, जिनका शुद्ध रूप जो है इस प्रकार होगा। आरोग्य जो दिया गया है ये हो जाएगा आरोग्य, इस तरीके से लिखा जाएगा आरोग्य। दूसरा जो दिए गया है ईसाई, यहाँ पे ई की मात्रा जो है वो लगेगी। इसके अलावा जो है औतुसुक जो दिया गया है वो हो जाएगा उत्सुक। उत्सुक, यहाँ पे उत्सुक होना था, ये हो जाएगा। एक सेकंड, इसके अलावा जो है ये हो गया। तो राइट आंसर जो इसमें दिए गए हैं स्वर व्यंजन की दृष्टिकोण से सही जो है वो सी वाला ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, कार्यालयीन आदेश सदैव प्रेषित होती है कनिष्ठ से वरिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, दोनों ओर से।
एनडी है व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से कनिष्ठ को। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ को। जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो अपने कनिष्ठ को जो है कार्यालयीय आदेश जो है वो सदैव प्रेषित करते रहते हैं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 167 में जो है वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 168, निम्न में से कौन से शब्द जो है स्वर्ग का वर्गीकरण नहीं है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लुत, ह्रस्व, संयुक्त, द्वित। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। द्वित जो है वो स्वर के वर्गीकरण नहीं, स्वर के वर्गीकरण अभी हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। प्लुत, ह्रस्व, संयुक्त स्वर जो है वो 3 भागों में इनको बांटा गया है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से द्वित जो है वह स्वर का वर्गीकरण नहीं है, शेष तीनों स्वर के भेद ही हैं। मूलतः स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर हमने बताया था, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आ, ई, ऊ, री। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत हमने बताया था कौन कौन से आएंगे, उनके अंतर्गत आते हैं आ, ई, ऊ। संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो है ये मूलतः 3 प्रकार से होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त। लेकिन मात्रा के आधार पे जो है यहाँ पे जो दिया गया है वो मात्रा के आधार पे दिया गया है। मात्रा के आधार पे कैसे होता है, ह्रस्व स्वर होता है, एक मात्रिक स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, आ, ई, ऊ, री। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत के अंतर्गत जो है वो 3 अंक के आते हैं, जैसे ओम। प्लुत के अंतर्गत कौन से आएंगे, ओम। यहाँ पे 3 जो है वो 3 अंक का जो है जो लगाया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे निम्नलिखित वर्गीकरण में से स्वर का वर्गीकरण नहीं है, द्वितीय वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 169, निष्कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है। तो विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग संधि लगा हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विग समास, तत्पुरुष समास। तो क्वेश्चन नंबर 170 में पूछा गया है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ पद तथा उत्तर पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। कौन सा समास कहा जाएगा, तत्पुरुष समास। यहाँ पे पूर्व पद जो है वो गौड़ होगा, उत्तर पद जो होगा वो प्रधान होता है। इसके अलावा जो है इसके उदाहरण अगर हम देखें तो प्रेम शक्ति कौन सा हो जाएगा, प्रेम शक्ति, काम चोर, काम चोर, गौशाला, गौशाला, गाय के रहने के लिए शाला, गाय के लिए शाला। इसके अलावा जो है राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पे का जो है ये क्या है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत जो होते हैं कौन से होते हैं, द्वंद्व समास का भी हम देख लेते हैं। तो इसमें दोनों पद जो है वो समान होते हैं। द्वंद्व पद समास के अंतर्गत जो है वो दोनों पद समान होते हैं। यहाँ पे जो है ये दोनों शब्द के बीच में जो है आपको चिन्ह मिलेंगे, माता पिता, माता और पिता। ये जो है आपको दिखाई दे जहाँ पे वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विग समास जो होता है उसका पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। चौराहा, 4 राहों को समाहार चौराहा कहा जाता है। यहाँ पे 4 ये जो है अंक है, तो ये द्विग समास हो जाएगा। और बहुव्रीहि समास जो होता है यहाँ पे तीसरे पद की तरफ, लंबोदर लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश भगवान का, तो यहाँ पे तीसरे की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है प्रश्न में, तो डी वाला ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 171, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये हो जाएंगे कौन से प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे क्वेश्चन नंबर 171 में, तो तद्धित प्रत्यय। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इनमें से बने शब्द जो होते हैं तद्धितांत कहलाते हैं। क्रिया या मूर्त धातुओं के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय जो होते हैं किसी शब्द के
लास्ट में पीछे जो जुड़ते हैं उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है या कृदंत कहा जाता है, कृदंत प्रत्यय। तो ये जो है बाद में जुड़ते हैं और जो संज्ञा सर्वनामादि शब्दों से जुड़कर जो है नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय जो है वो कहा जाता है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 172 है, ग्रंथि का तद्भव शब्द जो है वो कौन सा होगा? तो राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 173, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, सीए संयुक्त सर्वनाम, एनडीए संबंधवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 173, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम जो है वो कहा जाता है, संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से ज्यादा शब्द जो है वो होते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से जो है प्रयोग किया जाता है, जैसे जो कोई, जो कोई, कोई न कोई, कोई न कोई, कौन कौन, कुछ कुछ, ये सभी जो हैं वो संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकीर्मक क्रिया, एनडी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा राइट आंसर। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल जो है कर्ता को छोड़कर कर्म पर परे, जो कर्म कर रहा है उस पर पड़ता है, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होता है। इन क्रियाओं को असर जो है कर्ता पर न होकर कर्म पर पड़ता है, जैसे विकास पानी पीता है, कौन पानी पीता है? विकास पीता है पानी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमें पीता है क्रिया का फल जो है कर्ता पर न पड़ के कर्म पानी पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है जो। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अकर्मक क्रिया होती, दो क्रिया होती हैं। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 175 है, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? यहाँ पे अगर पूछा जाता है इसमें कौन सा है, तो विस्मयादि बोधक आप लोग लगा सकते थे, लेकिन अब प्रश्न पूछने का तरीका देखिए, पूछ लिया गया है, डीपली पूछ लिया गया है कि मनोभाव के अनुसार हटो शब्द में जो विस्मयादि बोधक प्रयोग हुआ है वह कौन सा है? तो मतलब विस्मयाद बोधक का प्रकार जो है आपसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है चेतावनी, विस्मयाद, हटो, रुको, ये सभी चीज़ें जो है वो चेतावनी विस्मयाद बोधक के अंतर्गत आते हैं। मनोभाव के आधार पर जो है इसके प्रमुख भेद हैं विस्मयाद बोधक के। विस्मय आश्चर्य जहाँ पे होगा वहाँ पे अहो, अरे, क्या, ये सभी चीज़ जो है जहाँ पे प्रयोग किए जाएंगे वहाँ पे विस्मय या आश्चर्य जहाँ पे है वहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा जो है शोक या पीड़ा है तो वहाँ पे हाय, कहीं वाक्य में हाय लिखा मिल रहा है तो वहाँ पे समझ जाइए कि शोक, पीड़ा, ग्लानि के लिए जो है विस्मयाद बोधक का प्रयोग किया गया है, हाय, उफ, ये जो है। प्रशंसा के लिए जो है शाबाश, शाबाश, कोई परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो गया शाबाश कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है यह प्रशंसा के लिए हो जाएगा। चेतावनी के अंतर्गत तो हमने बताया आपको, बचो, बचो, हटो ऊपर दिया ही गया है। इसके अलावा सावधान। इसके बाद जो है संवेदना, संवेदना के अंतर्गत जो है हाय, 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 ये संवेदना हो गया। तौबा, तौबा, यह क्या हो गया। इसके अलावा तिरस्कार के लिए जो है छी छी, अगर छी छी दिया गया है तो यह तिरस्कार विस्मयाद बोधक के अंतर्गत आएगा। तो ये तमाम प्रकार हैं, इनके बारे में हम लोग एक बार वीडियो बना के देंगे आप लोगों को। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द कौन से अव्यय के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे जो है विस्मयाद बोधक है, संबंध बोधक है, निपात है, संयोजक है। तो भर जो है वह निपात है। क्वेश्चन नंबर 176 में अगर हम देखें तो भर शब्द जो है वह निपात अव्यय के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 176 में सी वाला ऑप्शन जो है हो जाएगा। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग जो है किया जाता है उसे निपात कहते हैं। यहाँ पे तुम दिन भर, किसी भर शब्द पे जो है अतिरिक्त भार देने के लिए जो है भर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो यह निपात का उदाहरण है। इसके अंतर्गत और भी उदाहरण जो हैं वो कौन कौन से, भर तो हो ही गया, इसके बाद हैं भी का भी प्रयोग किया गया है। तुम भी यह काम कर सकते हो, तो यहाँ पे जो है अतिरिक्त भार दिया जा रहा है। तो
तक, केवल, ही, मात्र, ये सभी जो है निपात अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 177, तिसरा के विपरीतार्थक शब्द का चयन आपको करना है। तिसरा का विपरीतार्थक शब्द जो हो जाएगा वितिसरा हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। तृप्ति त्रिषा हो जाएगा, तृप्ति का जो है त्रिषा हो जाएगा। लोभ, त्याग का विलोम शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178 है, जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वहीं विलाप से आशय है रो रो कर अपना दुख कहते जाना, आवाज के साथ रोना, जोर जोर से रोना, हाथ पटक पटक कर रोना। तो राइट आंसर जो है विलाप से आशय है रो रो कर अपना दुख कहते जाना। तो राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 179, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है संबंधवाची है? देव, देवी, दैवी, देवता। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दैवी जो है वो संबंधवाची शब्द के अंतर्गत आता है। हिंदी में किसी भी शब्द के संबंधवाची आशय उसके साथ ई प्रत्यय अगर लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय? ई प्रत्यय। ये पूछा जाता है, इसमें पूछ लिया गया अगर कि दैवी में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यहाँ ध्यान रखना है। तो जिस हिंदी में किसी भी शब्द के संबंधवाची आशय से उसके साथ ई प्रत्यय लगने से प्रकट होता है, जैसे दैवी हो गया, मानवीय हो गया, जाति हो गया, मानवीय हो गया, जाति हो गया, ये यहाँ शब्द जो है ये संबंधवाची के अंतर्गत आते हैं। अगला जो है मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है? कर्म, अपादान, अधिकरण, संबंध। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 180 में राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अधिकरण जो है वो सप्तमी विभक्ति है, में पे, में पर, ये जो है अधिकरण का है। अपादान का देखें तो से अलग होने के भाव में जो है प्रयोग किया जाता है। कर्म जो है को, इसके अलावा बच रहा है संप्रदान, तो को के लिए इसका हो जाएगा। तो ये जो है मेरे हाथ में लेखनी में जो है कौन सा है, तो अधिकरण वाक्य में प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 181, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 181 में बी वाला ऑप्शन जो है काल हो जाएगा, राइट आंसर। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चले उसे काल कहते हैं, अर्थात कार्य के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतरण को काल कहते हैं। उदाहरण, सुनील जो है गीता पढ़ता है, सुनील गीता पढ़ता है, प्रदीप पढ़ रहा है। काल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो आगे आने वाली है वो भविष्य काल है, जो वर्तमान में है वो वर्तमान काल है, जो हो चुका है वो भूतकाल के अंतर्गत आता है। तो ये तीन प्रकार के काल होते हैं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 181 में बी वाला हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य, विधेय। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 182 में हो जाएगा बी, अन्वय। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य या वाक्य के शब्दों को वाक्य के रचना के नियमानुसार जो है रखने की क्रिया को अन्वय कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? परिपत्र, शासनादेश, अधिसूचना, कार्यालय, स्मृत पत्र। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 183 में सी वाला ऑप्शन जो है अधिसूचना जारी की जाती है कि इनका ट्रांसफर जो हो गया किया गया है। तो किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृत और उनके स्थानांतरण की सूचना जो है राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184 है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उत्क्षिप्त, पार्श्विक, सघोष, ऊष्म। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 184 में
सी वाला ऑप्शन जो है सघोष जो है राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से प्रयत्न व उच्चारण के आधार पर जो है संघोष व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं झंकृत होती हैं वे घोष या सघोष कहलाते हैं, और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं होती है या झंकार जो है वो नहीं होती है वो अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और सारे स्वर वर्ण या यरालावा हा जो हैं वो सघोष के अंतर्गत आते हैं। प्रथम, तृतीय, अघोष और सघोष जो है यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे? तो अघोष के अंतर्गत जो सघोष के अंतर्गत जो है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। क वर्ग का तीसरा, क ख ग, ग घ अंगा जो है ये सभी जो हैं ये सघोष के अंतर्गत आएंगे। क ख जो है ये आघोष के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे जो होते हैं तीसरे, चौथे और पांचवें सभी वर्ग के जो हैं वो सघोष के अंतर्गत आएंगे। यार अलावा ये कौन से वर्ण हैं? तो सघोष वर्ण हैं। इसके अलावा सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। तो ये आपको याद रखना, सघोष अघोष स्वर भी पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हिंदी वर्णमाला की एक वीडियो हम आप लोगों को बना के देंगे, वहाँ पे सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उनको कहते हैं प्लुत स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। तो राइट आंसर भी हो जाएगा गुरु स्वर उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 186, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो ये जो है राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? मूर्धन्य, वर्त्स्य, कांकल्य, डी है कांठ। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 186 में कांकल्य राइट आंसर जो है हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं। जिस व्यंजन में ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन होता है अर्थात जिनका उच्चारण स्वर यंत्र मुख से होता है उन्हें कांकल्य व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत ह व्यंजन जो है वो आता है। ह व्यंजन जो है इसके अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187 है, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण, या डी है उसी वर्ग का प्रथम वर्ण। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 187 में बी वाला ऑप्शन जो है उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण जो है वो हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188 है, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, प्राकृत शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 188 में राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, देशज शब्द कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद जो हैं वो कितने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 189 में हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा जैसे कृष्णा हो गया, यमुना, गंगा हो गया। यौगिक संज्ञा जो है पनघट हो गया, पाठशाला हो गया। योग रूढ़ जो है जलज हो जाएगा, इसके अलावा लंबोदर। तो ये योग रूढ़ का उदाहरण है। तीन तरीके की संज्ञा होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। इनके उदाहरण भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न 190, समानाधिकारण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक। क्वेश्चन नंबर 190 में जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा समुच्चय बोधक के अंतर्गत है। तो राइट आंसर एक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191, तुम प्रतिदिन खेलते हो उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? गुणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम प्रतिदिन खेलते हो, यहाँ पे प्रतिदिन किसका कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 191 में तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, कालवाचक, समय के बारे में कर रहा है। तो ये समयवाचक यानी कालवाचक क्रिया का विशेषण बता रहा है। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन जो है हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 192,
संदेह, संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना है, वहीं संशय का अर्थ है मन में शक की स्थिति, कुछ घटित होने के निश्चय की स्थिति, क्रोध की स्थिति, वास्तविकता के लिए अनिश्चय अनिश्चय की स्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 192 में जो पूछा गया है कि संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना है, वहीं संशय का अर्थ जो है वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। तो राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन जो है हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बहिष्कार, परिष्कार, तिरस्कार, परोपकार। तो क्वेश्चन नंबर 193 में जो होगा बहिष्कार हो जाएगा। किसी भी वस्तु को ना अपनाना, किसी व्यक्ति को नहीं अपनाना है तो बहिष्कार कर दिया जाता है। जिसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था तो विदेशी सामानों का बहिष्कार कर दिया गया था, जला दिया जा रहा था। तो वही है यहाँ पे भी कि किसी वस्तु को या व्यक्ति को नहीं अपनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द जो है वो हो जाएगा बहिष्कार करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194, कुल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। वंश गमन, वंश किनारा, किनारा वंश, एंड डी है सब वंश। तो क्वेश्चन नंबर 194 में कुल शब्द का युग्म सही अर्थ जो होगा सब वंश होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो दिए गए। इस कुल का मतलब होगा सब और इस कुल का अर्थ होगा वंश। तो ये जो है आपके कम्पिटेटिव में यहाँ से इस टॉपिक से भी एक प्रश्न जो है फिक्स रहता है, पूछा ही जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, उनको आपको देख लेना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195, पुलिस ने मेहमानों में से किसी एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का दोषारोपण जो है लगाया। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा होगा? दोषारोपण होगा, दोष होगा, अभियोग होगा, दंड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 195 में राइट आंसर जो हो जाएगा अभियोग। अभियोग लगाया जाता है जब भी कोई पुलिस जो है किसी व्यक्ति को पकड़ता है, उस पर चोरी लगाता है तो उसका अभियोग जो है कहा जाता है। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा, विधुर। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 196 में डी वाला ऑप्शन जो है विधुर जो है वो पुल्लिंग शब्द है। बाकी सभी दीमक, रात, वर्षा ये सभी जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे विधुर शब्द पुल्लिंग है जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो। और दीमक, रात, वर्षा तीनों शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। विधुर किसे कहा जाता है? जिसकी पत्नी मर चुकी हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197, वह शाम को घर जाएगा। वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा भेद है? संभावनार्थ, निश्चयार्थ, संकेतार्थ, विध्यार्थ। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 197 में राइट आंसर जो है निश्चयार्थ हो जाएगा। राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। वृत्त यानी मूड, वक्ता की मन स्थित है जो वाक्य में क्रिया रूपों द्वारा होती है। तो राइट आंसर निश्चयार्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 198 है, वह भोजन बनाता है। वाक्य में कौन सा पक्ष है? आवृत्तिमूलक, सातत्यपरक, स्थित्यात्मक, पूर्ण पक्ष। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 198 में हो जाएगा ए वाला ऑप्शन आवृत्तिमूलक हो जाएगा। वह भोजन बनाता है वाक्य में क्रिया आवृत्तिमूलक पक्ष है। इस पक्ष में क्रिया जो है सदैव बनी रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हों वह कहलाता है उपवाक्य। मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो क्वेश्चन नंबर 199 में राइट आंसर जो हो जाएगा संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आज से जो है वो जुड़े होते हैं तो वहाँ पे आप संयुक्त वाक्य कहते हैं। किसी भी वाक्य में आपको दिया गया है वहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, उपवाक्य है। तो वहाँ पे अगर ये शब्द आपको मिल जा रहे हैं और, एवं, लेकिन, परंतु, किंतु, नहीं, तो, ये सभी जो है आपको मिल जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा वर्ड हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। इसका एग्जाम्पल हम एक दो देख लेते हैं। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन नहीं, किंतु
उसे सफलता नहीं मिली। यहाँ पे किंतु शब्द प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह बहुत गाया और शाम को लौट गया, लौट आया, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 200 और ये लास्ट क्वेश्चन है, तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्ध है? सर्वनाम संबंधी अशुद्ध है, कारक संबंधी अशुद्ध है, वाक्य प्रयोग संबंधी अशुद्ध है, और डी है अव्यय संबंधी अशुद्ध। तो यहाँ पे जो है इस वाक्य में जो है वह अव्यय संबंधी अशुद्ध है। तुम बड़े चालाक हो, तुम बड़े चालाक हो वाक्य में अव्यय संबंधी अशुद्ध है। यहाँ बड़े के स्थान पर जो है वो क्या होना चाहिए था? बहुत चालाक हो। बड़े का मतलब क्या होता है? तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत चालाक हो, ये वाक्य होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बड़े है, तो यह जो अशुद्धि है वह अव्यय संबंधी अशुद्धि है। तो ये जो है टॉप 50 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे इस तरीके से। काफ़ी लेवल जो था अदर एग्जामों की दृष्टिकोण से टफ था, इसीलिए जो है कट ऑफ बहुत कम गई थी। 200 क्वेश्चनों में से 73-75 तक जो है, 70 तक भी जिनका हो गया था उनका सिलेक्शन हो गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पार्ट का वीडियो अगर चाहिए सामान्य ज्ञान इन सभी का, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना राय। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।